यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर हैं, जहां वो मिल्कीपुर में रोजगार मेले के जरिए युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएंगे। यूपी में 10 सीटों के उपचुनाव में अयोध्या की मिल्कीपुर सीट सबसे हॉट सीट बनी हुई है, जिसका जिम्मा खुद सीएम योगी ने संभाल रखा है। अब सवाल है कि क्या लोकसभा में मिली हार का बदला ले पाएंगे योगी, और क्या अखिलेश यादव के पीडीए की कार्ड बीजेपी ने ढूंढ ली है। इस बीच 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला सामने आया, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा कि इसमें गड़बड़ी हुई है और सरकार को कहा है कि आप फिर से नए सिरे से मेरिट लिस्ट जारी कीजिए, जिसको लेकर विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बना दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि ये देख लीजिए, घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार वाली ये सरकार है। तो इस बार के उपचुनाव में यह मुद्दा भी सबसे बड़ा मुद्दा विपक्ष के लिए होने वाला है। क्या इसकी काट बीजेपी ने ढूंढ ली है, इससे कैसे बीजेपी निपटेगी, और 10 सीटों पर क्या सियासी समीकरण इस बार होने वाले हैं, इन्हीं सवालों पर करेंगे बड़ी बहस। लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर हैं। वहां योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर में रोजगार मेले का उद्घाटन करेंगे। इस रोजगार मेले के जरिए 50,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। इस रोजगार मेले में 100 से ज्यादा कंपनियां शामिल हैं। लोकसभा चुनाव में अयोध्या से जुड़ी संसदीय सीट फैजाबाद में बीजेपी की हार भी हुई थी। इस वजह से मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव बीजेपी के लिए करो या मरो की स्थिति वाला हो गया है। और मिल्कीपुर सीट बीजेपी के लिए कितनी मायने रखती है, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि मात्र 15 दिन के भीतर ही सीएम योगी आदित्यनाथ तीसरी बार अयोध्या दौरे पर हैं। योगी आदित्यनाथ के लगातार हो रहे दौरे के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी डरी हुई है। इसके साथ ही सवाल ये भी कि क्या योगी सरकार मिल्कीपुर में रोजगार मेले का आयोजन करके रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष को घेरना चाह रही है। विधानसभा उपचुनाव में मिल्कीपुर की जनता को साधने के लिए सीएम योगी लगातार दौरा कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि अखिलेश यादव की पीडीए वाले दांव की काट क्या बीजेपी ने खोज ली है। करेंगे तमाम सवालों पर बहस। हमारे साथ होंगे खास मेहमान, आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। चलिए जल्दी से अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं राकेश त्रिपाठी, बीजेपी के प्रवक्ता, राहुल राजभर हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, कपिल श्रीवास्तव हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, रोहित अग्रवाल आरएलडी के प्रवक्ता, हाजिर अंग्रेज हैं एआईएमआईएम के प्रवक्ता, अक्कू श्रीवास्तव सर हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैं शुरुआत राकेश त्रिपाठी जी आप ही से करना चाहूंगा। 15 दिन के भीतर तीसरा दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का, वो भी मिल्कीपुर का। रोजगार मेले का आयोजन आप वहां पर करवा रहे। इससे पहले आपने कटेरी सीट अंबेडकर नगर, वहां भी उपचुनाव होने हैं। तो उपचुनाव के समय ये रोजगार मेले, ये मतलब सियासी तैयारी है, पीडीए की काट आपने ढूंढ ली है। देखिए प्रत्युष जी, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की आप वर्किंग स्टाइल को देखेंगे, कार्यशैली को देखेंगे, तो ये दिखाई पड़ेगा कि केवल लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास में बैठ करके वो सरकार नहीं चलाया करते। जनता के साथ प्रत्यक्ष संवाद बनाना ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कार्यशैली की एक विशेषता है। और इसीलिए आप उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जनपद नहीं है कि पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में और अभी लगभग 2.5 वर्ष के कार्यकाल में कोई ऐसा जनपद नहीं जिस जनपद में 4, 5, 6 दौरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नहीं हो चुके हो। और ये अयोध्या, जिस अयोध्या को अछूता माना किया करते थे पिछली सरकारें, चाहे मायावती जी मुख्यमंत्री नहीं हो, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहे हो या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे हो, अयोध्या जाने से परहेज किया करते थे, अयोध्या को पूरी तरह से अस्पृश्य मानते थे। इस अयोध्या में लगभग सैकड़ा दौरा पार करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। 50,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं इस अयोध्या में चल रही है। लेकिन इतने दौरे करने के बाद भी राकेश त्रिपाठी जी, लोकसभा चुनाव में क्या हासिल हुआ? निकल गई सीट आपके हाथ से। देखिए, क्या जीत में क्या हार में किंचित नहीं भयभीत में। हम जीत और हार तो होगी ना, परिणाम तो जीत या हार में ही होगा। हम 2014 जीते, 2017 जीते, 2019 जीते, 2022 जीते, पंचायत जीते, निकाय जीते, उपचुनाव जीते। इतनी जीत जब लगातार मिल रही थी तब कपिल श्रीवास्तव तो अब इसी अयोध्या को लेके अवधेश प्रसाद ने कहा है, उनका कहना है कि 2027 में अगर 50 सीट भी बीजेपी ले आए ना तो वो संन्यास ले लेंगे। अब मुझे लगता है संन्यास की आयु तो उनकी वैसे भी हो चुकी है। और संन्यास भाई देखिए, अब अवधेश प्रसाद जी को लेके साथ साथ अपने बगल में अखिलेश यादव चलते हैं और बीजेपी को दिखाते हैं, देख लो अयोध्या की हार। क्या कहा अवधेश प्रसाद जी ने, आपको एक बार सुनाते हैं। हमारा पॉलिटेक्निक रुकवा दिया था इन्होंने, 14 में शिलान्यास किया था, हमारा पत्थर लगा हुआ है, 46 लाख रुपए खर्च भी हो गया बाउंड्री वाल। चुनाव में क्या होगा, इस बार चुनाव में क्या रहेगा, ये सारे सवाल उठेंगे और इसका जवाब ये नहीं दे पाएंगे। और पूरी तरह से
भारतीय जनता पार्टी हारेगी 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 और 50,000 वोट से ज्यादा हमारा उम्मीदवार जीतेगा। चलिए, मुस्कुरा रहे हैं राकेश जी। देखिए, मुझे लगता है अवधेश जी ताल ठोक रहे हैं। 2017 का परिणाम शायद हाँ। कहीं ना कहीं अवधेश प्रसाद जी भूल गए। हाँ 2017 में हमने पटकनी दी थी, इसी मिल्कीपुर में दी थी, इन्हीं अवधेश प्रसाद को दी थी। हाँ। ये भूल जाते हैं परिणामों को। 2022 में आप चुनाव जीत गए तो इतना इठलाना नहीं चाहिए। हम 2017 में पटकनी दी थी, 22 में सीट आपके हाथ से निकल गई, लोकसभा की सीट भी हाथ से निकल गई। मैंने तो सिलसिलेवार गिनाया कि 14 में हारे, 17 में हारे, 19 में हारे, 22 में हारे, तब परिणाम पर समझ में नहीं आ रहा था। हाँ। हम लगातार जीत रहे थे, तब हम कभी अभिमान में नहीं आए। और ये निराशा में आकर के सपा ने कैसे ईवीएम पर दोष ठहराया, कैसे इलेक्शन मशीन पर दोष ठहराया, कैसे अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ा। हमने तो लोकतंत्र में जय पराजय को सरमाते रखा। कपिल जी काफी देर से मुस्कुरा रहे हैं। कपिल जी, कई बार कहते हैं ना कि अति आत्मविश्वास ले डूबता है। अब अयोध्या में मिली जीत से, फैजाबाद सीट में मिली जीत से समाजवादी पार्टी बहुत गदगद है, बहुत उत्साहित है। कहीं ये अति आत्मविश्वास कहीं लेना डूबे, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। प्रत्युष भाई, हम समाजवादी लोग हैं। हाँ। और हमेशा समाज का ध्यान दे के चलते हैं तो अपना ध्यान तो अपने आप रहता है। एक बात बड़ी अच्छी लगी कि हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में। 10 साल के बाद हमारे मित्र के मुख से ये संवाद फूटा है। अटल बिहारी जी कम से कम याद तो आए। पोस्टर से भले गायब हो, लेकिन कम से कम मेरे मित्र को उनकी कविता याद आई, उनकी जीत और हार में भयभीत होना ना होना याद आया। ये बहुत बहुत बधाई। दूसरी चीज, मिल्कीपुर इस बात को साबित कर रहा है कि योगी जी अब हिंदुत्व के मुद्दे से हट करके वास्तविक रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई पे मुद्दे पे आना चाहते हैं। भले दिखावटी कर रहे हैं तो क्या, ये विपक्षी दलों की जीत है, ये समाजवादी पार्टी की जीत है कि जो अतिरेक चलने वाली ये भारतीय जनता पार्टी थी, जिसको असल मुद्दों से कोई वास्ता और सरोकार नहीं था, उससे आज हमने देश की जनता की पिच पर उतार दिया है। ये सबसे बड़ी जीत है समाजवादी पार्टी और टीम इंडिया की। दूसरी बात आपको कह दें, राजनीति कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, सकारात्मक हो, बहुत अच्छी बात है। आप आए हो, दिखावे में ही सही, लेकिन आए तो कम से कम। अब आप हमें ये बता दो, 50,000 लोगों को आप रोजगार देना चाहते हो, इलेक्शन के पहले दे दोगे नियुक्ति पत्र की नहीं दे दोगे? हम तो इतना ही पूछना चाहते। भाई ये देश की जनता भी पूछेगी इनसे, क्योंकि इन्होंने जो सबमिट कराई थी तमाम, आपको याद होगा, और क्या बोलते हैं, इस उत्तर प्रदेश के अंदर करीब करीब 50-60 लाख करोड़ रुपए का कुल मिलाकर के इन्होंने सबमिट कराया था। उसमें से 5 लाख करोड़ बता नहीं पाते हैं। कहां किस नौजवान को रोजगार दे दिया? विधानसभा के पटल पे पूछते पूछते थक गए कि भैया श्वेत पत्र जारी कर दो, मेरे दादा बता दो कि कहां किसको रोजगार थमा दिए। और बेरोजगारी के वजह से, महंगाई की वजह से तो मतलब राकेश जी ये समाजवादी पार्टी का प्रेशर था कि अब आपको रोजगार मेले की याद आ रही है ठीक उपचुनाव से पहले। आप कह रहे हैं कि साहब हम तो इससे पहले भी करवाते रहे, तो क्या इसे हम सिर्फ संयोग माने कि ऐसा संयोग है कि उपचुनाव वाली सीटों पर रोजगार मेले लग रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। रोजगार मेले के लिए आपको लोक भवन के हर हफ्ते में कार्यक्रम लगातार शेड्यूल करते हैं। आपके चैनल पर विस्तृत प्रसारण भी इसका होता है कि लोक भवन में कैसे मुख्यमंत्री जी हर हफ्ते किसी न किसी विभाग की भर्ती के प्रमाण पत्र सीधे उन युवाओं को जिनको नौकरियां मिली हैं उनको सीधे देने का काम करते हैं। वरना इसी लोक भवन में अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने थे तो वो जाना पसंद नहीं करते थे, घर से बैठ करके ही सरकार चलाया करते थे, दफ्तर तक नहीं जाते थे। मुख्यमंत्री जी दफ्तर भी जाते हैं और जनता के दरवाजे तक भी जाते हैं और सीधे प्रतिभागियों को अपने हाथों से उनको नौकरी का प्रमाण पत्र उनको देने का काम करते हैं कि आपको नौकरी मिली है, और उनसे सीधे अपेक्षाएं भी करते हैं कि जनता के लिए जो जवाबदेही आपको मिलती है, जवाबदेही को 69,000 शिक्षकों को जिस तरीके से आपने सर्टिफिकेट दिया राजेश भाई, वो आपके सामने है कि कोर्ट ने आपको लताड़ लगाई है, 3 महीने का समय दिया। देखिए ये मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा, लेकिन राकेश जी देख लीजिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट ने क्या कहा, मामला सामने आ ही गया। ठीक उपचुनाव से पहले हाईकोर्ट का यह कहना कि साहब गड़बड़ी हुई है, नए सिरे से मेरिट लिस्ट जारी करो।
आप तो कहते थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार में भर्ती प्रक्रिया में क्या चलता था सबके सामने है, यहां तो हाईकोर्ट ने आपको आईना दिखा दिया। नहीं, बिल्कुल आईना दिखाने में ऐसा मसला नहीं है। मुझे लगता है प्रत्युष जी, इस पूरे मामले को अगर आप शुरू से देखेंगे कि पहले ये पूरा मामला हाईकोर्ट में गया, सिंगल बेंच ने क्या ऑर्डर किया है, और जब बीजेपी की सरकार ने, योगी सरकार ने 68 भर्ती अलग से करने का मामला है, तो कैसे उसको फिर कोर्ट ने रद्द कर देने का काम किया है। ये बेहद कानून की विधियों से जटिलताओं से भरा एक मामला है। हम इस पे विधि परामर्श कर रहे हैं और ये स्पष्ट तौर पर हम आश्वस्त कर रहे हैं कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। हम एक पत्र सामने रखेंगे कि कपिल श्रीवास्तव की सरकार के समय में कितने पिछड़े वर्ग के लोगों को नौकरियां देने का काम किया था और कितने पिछड़े वर्ग के लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नौकरी देने का। देखिए, इसी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर यूपी शिक्षक भर्ती मेरिट लिस्ट से जुड़ी हुई। आज सीएम योगी आदित्यनाथ शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ आज बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर मंथन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री समेत विभाग के सभी अफसर इस बैठक में मौजूद रहेंगे। यह बैठक हाईकोर्ट के फैसले के बाद हो रही है। बैठक में तय होगा कि सरकार हाईकोर्ट के फैसले को लागू करना है या फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील करना है, इस पर विचार किया जाएगा। क्योंकि उपचुनाव से पहले माना जा रहा है कि यह उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा है कि नए सिरे से आप मेरिट लिस्ट जारी कीजिए। देखिए क्या शिक्षक भर्ती घोटाला। अखिलेश सरकार में 1.37 लाख शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने समायोजन रद्द किया। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को भर्ती का आदेश दिया था और इस मामले में 2018 में 68,500 पदों के लिए भर्ती निकाली गई। 2019 में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती हुई। आरक्षण नियमों की अनदेखी का आरोप लगा। बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का ये मामला देखिए, आरक्षण नियमावली 1994 का हवाला। ये सारी तकनीकी बातें हैं, लेकिन कुल मिलाकर सामने ये आया कि कोर्ट ने ये कहा कि इसमें गड़बड़ी हुई है और इसलिए सरकार को नए सिरे से इसमें मेरिट लिस्ट जारी करनी चाहिए। मैं सीधे आ रहा हूं आपके पास रोहित अग्रवाल जी। आरक्षण का मसला ऐसे भी सियासत में सबसे बड़ा हो जाता है, खासतौर पर ठीक चुनाव के समय, और ठीक उपचुनाव से पहले हाईकोर्ट का यह कहना कि गड़बड़ी हुई है। कैसे निपटिएगा इससे? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल पूरी तरीके से संवेदनशील है आरक्षण को लेके, और जहां भी अगर आरक्षण है उसको कहीं ना कहीं पूरी ईमानदारी से लागू होना चाहिए। देखिए, माननीय जयंत चौधरी जी, तो आरएलडी भी मान रही है ना कि गड़बड़ी हुई है। नहीं, पहले मेरी बात तो आने दीजिए प्रत्युष भाई। देखिए माननीय जयंत चौधरी जी स्वयं उन बच्चों के बीच में गए थे जो आंदोलन कर रहे थे। माननीय जयंत चौधरी जी ने स्वयं आवाज उठाई थी और मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा था कि इन बच्चों की एक बार बात सुन के, और अगर कहीं भी कोई गलती है तो उसको त्रुटि है तो सुधारा जाए, अन्यथा इनको संतुष्ट किया जाए कि यहाँ पे त्रुटि नहीं है। तो देखिए, कहीं भी आरक्षण की अगर बात हो रही है तो आरक्षण उनका हक है, उनका अधिकार है, और सरकार संवेदनशील है। सरकार पूरी तरीके से आरक्षण प्रदान करेगी, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। अगर हाईकोर्ट ने कोई ऑर्डर किया है तो उसका रिव्यू होगा पूरी तरीके से, और उसके खिलाफ कोई ऊपर उच्च कोर्ट में नहीं जाएगा, उसको रोकने के कोई ऊपर नहीं जाएगा, उसको लागू करने का काम करेगी सरकार। यही हमारी मांग है। और दूसरी चीज, ये आरक्षण की बात कौन कर रहा है? कपिल श्रीवास्तव। जब पीडीए की बात करते हैं और पी फॉर पांडे जी हो जाता है और ए फॉर अखिलेश परिवार हो जाता है, जब 5 यादवों को टिकट दे दी जाती है और यादव गायब हो जाते हैं। बाकी पी फॉर पांडे और ए फॉर अखिलेश यादव, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन देखिए, यूपी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया। क्या कुछ कहा है डिप्टी सीएम ने, आपको सुनाते हैं। माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला आया है उसका स्वागत है, और अब सरकार उसकी सही तरीके से अपना समीक्षा इसे भी करने जा रही है और बच्चों को न्याय दिलाएंगे, ये विश्वास दिलाते हैं। अच्छा, क्या सरकार इसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी? आश्वासन है? अभी कुछ कहना, अभी इसमें मेरी बैठक नहीं हुई है। अभी मैं, चूंकि आज कल फैसला आया है, लेकिन बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, ये ऐसा सरकार का विचार भी है और सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी। श्रीवास्तव सर, बैठक से पहले डिप्टी सीएम का बयान, हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाना है नहीं जाना है ये तो बाद में तय किया जाएगा। और ये देखिए, इस फैसले का एनडीए के सभी घटक दलों ने स्वागत किया है। एसबी-एसपी ने स्वागत किया है, अनुप्रिया पटेल ने स्वागत किया। अनुप्रिया पटेल कहती हैं कि खुद पिछड़ा वर्ग आयोग ने यह माना था कि भर्ती में आरक्षण के नियमों की अनदेखी हुई। तो ये उपचुनाव से पहले बीजेपी के लिए तो बड़ा झटका है।
देखिए वो उपचुनाव के पहले झटका है नहीं है, ये हाईकोर्ट का फैसला है और हाईकोर्ट के फैसले को आपको लागू करना ही होगा, आपको रिव्यू करना ही होगा। रिव्यू करने का मतलब ये कि आप फिर से उसकी सूची जारी करनी होगी, जहां पर आरक्षण में को लेकर के गड़बड़ियां हुई हैं वो ठीक करना होगा, ये तो काम है। लेकिन ये केशव प्रसाद मौर्य के बयान से बहुत साफ है कि वो जो गांठ उनकी चल रही है वो अभी गांठ खुली नहीं है। वो उसमें ये क्या जरूरत थी कि आप कहें स्वागत कर रहे हैं, वो कहते हैं। और देखिए लखनऊ में आज सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर, उससे पहले डिप्टी सीएम का बयान। तो डिप्टी सीएम का कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि इस तरीके की बात की जाए कि स्वागत करें। हाँ ठीक है, आया है, ठीक है, बाकी फैसला किया जाएगा, पार्टी मिलकर फैसला करेगी, सरकार मिलकर फैसला करेगी, जो ठीक करना होगा किया जाएगा। लेकिन ये बात सही है कि इस उपचुनाव के पहले आपको इस तरीके के फैसले, और सबसे बड़ी बात है सीएम योगी के सामने 3-4 चुनौतियां हैं। एक चुनौती ये है जो सीटें कैसे बचाई जाए, क्योंकि 5 सीटें जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उसमें 5 सपा के पास थी। सबसे बड़ी चुनौती है जो 3 इनके पास है वो बनी रहे, प्लस 1-8 सीटें वहां से ली जाएं, क्योंकि जातिगत समीकरण, पीडीए का समीकरण जो चल रहा है अभी फिलहाल, जो उसका उतरा नहीं है अभी, तो उस हिसाब से वो सीटें खींचना बहुत मुश्किल काम है। और सबसे दूसरी बड़ी चुनौती योगी के सामने ही जो उनके साथी बराती अगल बगल वाले हैं जो सरकार को बहुत अच्छे से चलाने देते हैं, उनको ठीक करना और वो मैसेज पब्लिक में जाना। मुझे नहीं लगता कि अभी वो मैसेज पब्लिक में। चलिए अंकुश श्रीवास्तव सर ने 2-3 बहुत ही अहम पॉइंट यहां पर इंगित किया। मैं आपके पास आ रहा हूं राकेश जी, रंगरेज भाई मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले राकेश त्रिपाठी जी, अब पीडीए की काट अभी बीजेपी ढूंढ ही रही थी कि आरक्षण के मसले पर बीजेपी फंस गई, और जो बात इस वक्त अंकुश श्रीवास्तव सर ने कही कि अभी इस पर मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं, उससे पहले डिप्टी सीएम का बयान आ जाना, हम फैसले का स्वागत करते हैं, मतलब जो गांठ अंदर है वो गांठ पूरी तरीके से अभी खुली नहीं है। किसी गांठ का कोई मसला ही नहीं है, यह आपके देखने का अपना नजरिया हो सकता है। कोर्ट का फैसला आया है तो डिप्टी सीएम से अगर प्रतिक्रिया मांगेंगे तो निश्चित तौर पर प्रतिक्रिया देंगे। हमने कोई गलत नहीं किया है और इसलिए हम किसी घबराहट में नहीं है। हमने पूरी तरह से न्याय संगत प्रक्रिया का पालन किया है। उसको लेकर के अलग अलग समय पर कोर्ट के अलग अलग निर्णय आए हैं। सिंगल बेंच का ऑर्डर अलग था, डबल बेंच का ऑर्डर अलग है। कोर्ट ने जैसे जैसे निर्देश किए हैं राज्य सरकार ने उसका पालन किया। अब कोर्ट ने कहा है कि पूरी प्रक्रिया की फिर से एक बार रिव्यू करके नई सूची जारी करिए। हम नई सूची जारी करने के बारे में आज विधिक परामर्श करेंगे और विधिक परामर्श करने के बाद जो निर्णय होगा उसको स्वीकार करेंगे। हम इस बात को लेकर के आश्वस्त कर रहे हैं कि किसी पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी के साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय न होने पाएगा। ये सरकार की विचार विमर्श करने के बाद नए सिरे से मेरिट लिस्ट जारी करेंगे, लेकिन क्या वो नए मेरिट लिस्ट की तरफ सरकार बढ़ रही है या फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रही है? आज लखनऊ में होने जा रही बैठक के बाद ही ये साफ हो पाएगा।